इस समय आपने शेखावटी का नाम रोशन कर दिया पूरे प्रदेश में कि मिस पोखरण बनकर। कैसा अनुभव लग रहा है प्लांट वाली दुनिया के साथ-साथ में सुंदरता वाली दुनिया में पहुँचे? मैंने मम्मी से कहा कि मुझे गाड़ी नहीं, मुझे गार्डन चाहिए। प्रतिवन में पहला पौधा भी मैंने और मम्मी ने ही लगाया। और आपने जिस तरीके से आपने बताया बाड़मेर जैसलमेर एरियाज़ में और मिलिट्री एरिया में भी आपने शायद काम किया है। बिल्कुल, सीकर जेल जो है उसको भी अच्छा। हरा-भरा करा। जेल में भी पहुँचे? जेल में भी पौधे लगाए। अगर दूर से आपको कोई आता हुआ पौधा हाथ में लिए दिखाई दे जाए तो आप समझ लेना कि वो अभिलाषा रणवाई है। हाँ, बहुत। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि पलट के पीछे देखो प्लांट बेबी आ रही है। ये जो मिस पोखरण वाला इवेंट था उसमें पूरे प्रदेश भर में आप चर्चा में आए हैं और जिस तरीके से मतलब वो आपने कई सुंदरियों को या आपने पीछे करते हुए और आप विनर बने। कैसा सफर रहा? लगभग 80,000 बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी है। 9 तारीख को हम पोखरण में थे और उस दिन मुझे वो मिस पोखरण का खिताब मुझे मिला। अभिलाषा रणवा क्या सोचते हैं कि आने वाले दिनों में अभिलाषा रणवा का क्या लक्ष्य है? जब मैं जाती हूँ बैठक में तो ये पौधे लेके जाती हूँ और इनकी स्मृति में मैं अपने हाथों से वहाँ पर लगा के आती हूँ। ये पौधे जो हैं मेरे पिताजी की याद में मैं लगाती हूँ। इन्हें हम छत तो नहीं दे सकते लेकिन इनके लिए हम पौधे लगाकर उनकी छाया दे सकते हैं। वो पेड़ बनेंगे तो उनकी छाया में कम से कम बैठ सकते हैं। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और मैंने आपके जैसे वीडियोस भी देखे हैं, स्लम एरियाज में भी आप पहुंचते हैं। देखिए ये ग्रीन गोल्ड है तो ये छुपाने का थोड़ी है। तो वहाँ से वो मुझे वीडियो कॉल करते हैं या वीडियो बना के लाते हैं कि आपने जो ये पौधे लगाए थे आज देखो पेड़ बन रहे हैं और सब इनकी छाया में हम बैठे हैं तो बहुत सुकून मिलता है। तो मुझे ये कहा कि जब बच्चे को समुद्र में नहीं फेंकोगे तो तैरना कैसे सीखेगा। मैं जैसे लाखों की संख्या में पौधे लगा रही हूँ तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप भी इतनी संख्या में लगाएं, पर ये जरूर कहूँगी कि अपने जीवन में 5 पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाएं। दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाईलू थाको मित्र हुकुम सिंह और आज हमारे साथ में है अभिलाषा रणवा जिनको लोग प्लांट बेबी के नाम से जानते हैं। साथ में मिस पोखरण बने हैं वो और मिस पोखरण बनकर राजस्थान की खूबसूरती को जिस तरीके से वो प्रकृति की खूबसूरती को निहार रहे हैं, लगातार प्रकृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी सुंदरता को और तमाम ऐसे आयोजन में प्लांट देकर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और उसी शोभा को आगे बढ़ाया है मिस पोखरण के रूप में। बहुत बहुत बधाई हो आपको अभिलाषा जी। जिस तरीके से आपने मैंने वो इवेंट देखा था और आपके वो तमाम इवेंट देखे हैं जहां आप जाते हैं, जाते रहे हैं, जाते रहोगे, जिसमें प्लांट के माध्यम से आप उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं और साथ में इस समय आपने शेखावटी का नाम रोशन कर दिया पूरे प्रदेश में कि मिस पोखरण बनकर। कैसा अनुभव लग रहा है प्लांट वाली दुनिया के साथ साथ में सुंदरता वाली दुनिया में पहुंचे और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके कामों को, आपके सवाल जवाब को और आपके पहनावे को, जिस पोखरण वाली जो जितनी भी योग्यता है उसके पैमाने को पार करते हुए आप मिस पोखरण बने। मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं पर्यावरण के क्षेत्र में तो कार्य कर ही रही थी, साथ में अब मैं हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे राजस्थान का ये खूबसूरत सा पहनावा है, इसको आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रही हूँ। और मैं पहले से ही ये जो हमारे राजस्थान के कल्चर से जुड़ी हुई थी, मैं 30 त्योहारों पे ये पोशाक ये पहनना मेरा मतलब बहुत ज़्यादा शौक रहा है। तो आज जो मिस पोखरण बन के और मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने प्रदेश का नेतृत्व करूं। बहुत बढ़िया। मैं मानता हूं कि जो इस तरीके से आपने तमाम पर्यावरण वाला बेटी बचाओ का संदेश भी आपने दिया है। मुझे याद है जब इंटरव्यू के पॉडकास्ट इंटरव्यू से पहले मैंने थोड़ा अध्ययन भी किया था आपके बारे में कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुझनू आए थे बेटी बचाओ वाले इस कार्यक्रम में और उस कार्यक्रम में आप सम्मानित भी हुए अपने कामों के लेकर। मिनिस्ट्री ने भी आपके कार्यों को पूरे देश में कंगन पर जो जिस तरीके से बेटी बचाओ का संदेश था, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को अप्रिशिएशन मिला है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से मतलब बेटी आप हैं, इमोशन भी आपका अटैचमेंट है, फादर साहब वाले विषय पर भी हम कनेक्ट करेंगे। आज पापा न रहकर लेकिन उन्होंने आपको हमेशा वो कुछ सिखाया है जीवन में जो आज आप लोगों के लिए आइडियल बने हैं। तो ये बेटी, आप एक अच्छी बेटी भी हैं और पापा को मिस करते हैं, साथ में पर्यावरण प्रेमी के रूप में और प्रकृति की इस शोभा को आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से ये जुड़ाव रहा आपका बचपन में? कहाँ वो पल याद है आपको जब लगा कि मुझे इस काम में लगना चाहिए? शुरू से ही पापा ने मुझे हमेशा साथ रखा। सोशल इवेंट्स में जाते थे तो भी मुझे साथ लेकर जाते थे और उन्होंने मेरे जन्म से पहले ही ये मेरा नाम रख दिया था अभिलाषा कि मेरी बेटी होगी उसका नाम मैं अभिलाषा रखूंगा। और
क्या मेरे क्या क्या अर्थ है अभिलाषा? अभिलाषा का क्या, जैसे हिंदी में जैसे सोचते हैं एक ऐसी उम्मीद है, एक पापा की बिल्कुल ऐसी उम्मीद। एक उम्मीद और मेरे पापा ने मेरे पे एक बहुत ही अच्छी सी कविता भी लिखी, प्यारी गुड़िया नाम से। अच्छा, तो उसमें उन्होंने मेंशन करा मेरा नाम। बहुत बढ़िया। फिर उस शुरू से ही जैसे मेरी परवरिश हुई है, जी मेरा छोटा भाई भी है, जी तो हम दोनों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। जी। और मैं ये कहूँ कि मुझे ज़्यादा प्यार प्यार किया मिलेगा। और मुझे ज़्यादा उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि हम शुरू से देखते आए हैं कि बेटा बेटी में सब कोई भेद फर्क नहीं। करते हैं। तो और ऐसा होता ही है कि बेटे को ज़्यादा लाड दुलार, अच्छी शिक्षा शुरू से ही देते हैं, बट मेरे पहले के ये दौर था, पहले लेकिन का का ये दौर दौर होगा। था। अभी तो ऐसा नहीं है ना। तब अभी ऐसा नहीं है, बट मुझे हमेशा से ही आगे रखा हर काम जी में। जी फिर जैसे मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे 2011 में, उनका सड़क दुर्घटना में बिल्कुल देहांत हो गया बिल्कुल। था। हम वो आज जहाँ भी उनके हैं, वो आपको देखकर खुश हैं। उनके जो संस्कार है, मैं समझ सकता हूँ, काफ़ी इमोशन एक पल रहते हैं। वो देख रहे हैं आपको, आप जिस तरीके से उनके सिद्धांतों को, उनके संस्कारों को आप आगे बढ़ा रहे हैं। देवी स्वरूप में हमेशा आपके आसपास रहेंगे वो। अचानक से ही ऐसा हुआ, तो एकदम से हमारी पूरी दुनिया ही जैसे कि बदल गई एक ही झटके में। और हमने 2 साल तक तो कभी जैसे हमारे घर का गेट भी नहीं देखा था कि जी हमें बाहर भी निकलना है क्या। जी मन में यही ख्याल आते थे कि पापा नहीं रहे, हमें जीकर क्या करना है, जी हम क्यों जी रहे हैं, यही ख्याल आते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि एफडी मैच्योर हो गई है, पापा ने आपकी शादी के लिए पैसे जमा किए थे कि बेटी को गाड़ी दिलवाऊंगा और भी ज़रूरत का सामान, ऐसे करके उन्होंने पैसे इकट्ठे किए मेरी शादी के लिए। तो बोले ये पैसे जो हैं आप बैंक अकाउंट में डलवा दो, जी बैंक में डलवा दो। फिर उसके बाद मैंने 2 दिन तक काफ़ी सोच विचार किया। मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी भी हुई कि मेरे पापा के कितने सपने थे मुझे लेकर, मेरी शादी को लेकर। तो फिर उसके बाद में मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने मम्मी से कहा कि मुझे गाड़ी नहीं, मुझे गार्डन चाहिए। तो मम्मी ने कहा ये अचानक से मम्मी को भी ऐसे हुआ कि गार्डन। तो मैंने कहा मैं इन पैसों से पापा की स्मृति में कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जो हमेशा उनकी यादें रहें जी। और आम जन को भी उसका लाभ लाभ मिले। फिर उसके बाद में मैंने पापा की स्मृति में उन्हीं पैसों से कार्य करना शुरू किया। स्मृति वन जो सीकर में जी है, यहाँ जी प्रोजेक्ट जी चल रहा था। जी तो मैंने वहाँ के डीएफओ सर जो थे उनसे मैंने बात करी। जी। फिर उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट मोटिवेट किया। किया। जी। फिर उसके बाद में उन्होंने हमें बोला कि आज ही आ जाओ आप जगह देखने। फिर हमने ब्लॉग देखे, फिर उसके बाद हमने वहाँ कौन पर कौन सी साल थी वो? ये 2012 का एंड का समय था। मतलब 1 साल लग गए आपको बिल्कुल। उस सदमे से निकलते-निकलते, या हाँ, कि 2012 का एंड का ये टाइम था। जी फिर 13 में जैसे मतलब यूँ हुआ कि पापा की जयंती आई 1 जी जनवरी को। जी पुण्य। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर जगह देखने गए, तो एकदम सुनसान जो एरिया था जी स्टेडियम के सामने जी वाला, वहाँ दिन में भी जाने में डर लगता था। जी तो मैं और मम्मी जब पहली बार गए तो एकदम सुनसान जगह देखकर ऐसे फिर मैंने ऐसे कहा कि अपने को इसी जगह को डेवलप करना है, बहुत बढ़िया। क्योंकि ऐसी जगह को डेवलप करेंगे तो एक जी तरीके से और लोग भी फिर मोटिवेट होकर यहाँ आएंगे। जी फिर हमें सब कहते थे कि कहाँ जा रहे हो वहाँ पे जंगल में, ये क्या हरा भरा होगा कभी, ऐसे ऐसे। फिर भी जी हमने उन चीज़ों को कभी वो नहीं लिया। हमने कहा कि नहीं, हमें इसे करके दिखाना है। फिर स्मृति वन में पहला पौधा भी मैंने और मम्मी ने ही लगाया था। बहुत और फिर वहाँ पर पापा की स्मृति में 3 बड़े-बड़े जैसे 2 तो बड़े योगा गार्डन बहुत बनाए। बढ़िया, बहुत एक तो एनवायरनमेंट ऑफिस के सामने ही है, एक वो बड़ा वाला झोपे के पास वाला बड़ा जी वो तैयार किया। उसके बाद उसके सामने की तरफ हमने फ्रूट्स का बड़ा एक वन क्षेत्र तैयार किया। फिर बहुत यहाँ से शुरुआत करते-करते सीकर की अन्य जगह जैसे कि यहाँ के राजकीय महाविद्यालय है, विज्ञान महाविद्यालय और ये लॉ कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है। फिर जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके क्षेत्र को डेवलप करा। फिर सरकारी स्कूलों में भी हमने, मेरे पापा जो शिक्षक थे
उनकी स्मृति में शिक्षक वाटिकाएं तैयार करी। बहुत बढ़िया। और आज जैसे 500 शिक्षक वाटिकाएं जो हमने सरकारी स्कूलों में तैयार कर दी हैं। खूब बहुत और बढ़िया। सीकर जेल जो है उसको भी हरा अच्छा। भरा करा। जेल में भी पहुंचे? जेल में भी पौधे लगाए। हाँ, तो ये तो बहुत कैसा अनुभव रहा? जैसे मान लीजिए कि वो कृष्ण कुटीर तो अलग ही एक स्थान होता है, वहाँ कुछ लोग अपने पश्चाताप को के अंतर्गत वहाँ मतलब जो भी उन्होंने अपराध करते हैं उसके बाद में अलग अलग स्वरूप के लोग रहते हैं। कुछ लोग अपनी बाहरी दुनिया में जब आते हैं इंतजार करते हैं कि हम अच्छे इंसान बनेंगे। बिल्कुल। कुछ लोग हैं शायद उनकी एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो अपराध छोड़कर भी आना चाहें तो भी अपराध छोड़कर नहीं आ पाते हैं, तो वो लोग भी इसमें जुड़े होंगे, आपने उनको भी टास्क दे दिया होगा, है ना? कहीं ना बिल्कुल। जब मैं पौधे वौधे लगाने लगी उसके बाद जैसे मुझे लगा कि जेल में भी मुझे जाना चाहिए। वहाँ के जेलर अभिषेक ओला जी, सौरभ जी स्वामी थे उस वक्त। जी। तो उन्होंने जैसे मुझे फिर इनवाइट किया, हमने जगह देखी और हमने जिस दिन गए देखने उसी दिन हम पौधे लेकर चले गए। तो उसी दिन से हमने थे उस दौर में? हाँ जेलर थे। तो फिर उसी दिन हमने पौधे लगाए और फिर उस आज पूरी जेल जो है हरी भरी है। और ये राजस्थान की मैं कहूँ कि ये पहली जेल है जिसमें इतने मतलब फल लगते हैं और सभी प्रकार की प्रजातियों के हमने यहाँ पर पौधे लगाए जो आज पेड़ बनकर फलीभूत हो रहे हैं। और आपने कहा बंदियों के साथ वाली बात, तो वहाँ पर जैसे हमने पौधे लगाना शुरू किया तो सार संभाल का जिम्मा हमने वहाँ के बंदियों को दिया। फिर मैंने उनको जैसे मेरे बारे में उन्होंने जाना तो जैसे हमने पर्यावरण के लिए घर से बाहर कदम रखे और हमें पता ही नहीं चला कि हम कब डिप्रेशन से बाहर आए। तो मैंने उनको ये बात बताई तो वो भी तनाव में तो रहते ही हैं देखो अंदर जाने के बाद। तो मैंने उनको बोला कि आप प्रकृति से जुड़ो और प्रकृति से जुड़ने के बाद इंसान के व्यवहार में स्वतः ही एक पूरा परिवर्तन आ जाता है। तो वो सब जुड़े। फिर मैंने उनको पौधे तैयार करना भी सिखाया, जैसे कटिंग से, बीज से हम सब उनको उपलब्ध करवाते हैं। और आज जेल में जो है हजारों पौधे हम अंदर भी तैयार कर लेते हैं, फुलवारी के, फल के। तो वो जेल में भी काम में ले लेते हैं और बाहर भी काम में ले लेते हैं। तो बंदी जब जुड़े शानदार। बिल्कुल साथ में मतलब आप पौधे भी तैयार करना सिखा रहे हैं। बिल्कुल, ताकि वो कल को जेल से बाहर निकलें तो इसे वो एक रोजगार का जरिया बना लें, क्योंकि एकदम से जेल में रहने के बाद बाहर आते तो सेट नहीं हो पाते। तो उनको कोई रोजगार की तलाश करने के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। तो कईयों ने कहा भी कि हम बाहर जाएंगे तो हम इसे एक रोजगार का जरिया भी बना लेंगे। वो तनाव से भी बाहर आए हैं, बहुत खुश रहने लगे हैं। जब भी मैं जेल में जाती हूँ तो बड़े खुशी से आते हैं और बताते हैं कि देखो इस बार हमने इतने पौधे तैयार करे हैं। ये तो मुझे भी खुशी मिलती है। फिर तो राजस्थान की कई ऐसे कई जेलों में आप राजस्थान के जैसे फिर हमने जोधपुर जेल में भेजे। बहुत बढ़िया। जयपुर जेल है। जोधपुर तो वैसे ही फेमस है, सलमान खान वाली वो है ना, वो तो बहुत अच्छा अनुभव आप बता रहे हैं जिस तरीके से वहाँ की बंदियों ने मतलब अब तो प्रकृति के नज़दीक भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सुधार वाला ही मार्ग है। बहुत बढ़िया। तो इसमें जिस तरह आपने बताया कि पौध तैयार करने वाला भी आपने बताया, इतना खर्चा होता है, आप लगातार एनजीओ तो है मान लीजिए, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है आपने जिस तरह से बताया फादर साहब की एफडी में, तो खुद इमोशन एक मतलब लंबा प्रकरण मैं अभी जैसे बात करते करते खुद तो हल्का महसूस कर रहा था। पिता का और बेटी का रिश्ता बहुत गहरा होता है। पिताजी की एफडी वाला आपने बताया कि उस एफडी से सुख सुविधाएं को बजाय आपने गार्डनिंग इस विषय को चूज किया। तो ये जिस तरीके से जो एक्सपेंसिव है लगातार, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव का काम है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने ऐसा कोई सेक्टर नहीं छोड़ा जहाँ पर आपने पौधे नहीं लगाए हैं। लोग गिफ्ट ले लेते हैं लेकिन मूल्य उनकी है ना, मैं मानता हूँ 50% लोग होते हैं जो मूल्य को समझते हैं कि क्या ये है। 100% उसका यूटिलाइज शायद धीरे धीरे बढ़ रहा है, 50, 60, 70, 80 होगा, 90 होगा, 100 भी हो रहा है। किस तरीके से इस एक्सपेंसिव को कैसे फिर मतलब, क्योंकि खर्चा बहुत होता है, प्रकृति को आप एक मोमेंट के रूप में, क्रांति रिवोल्यूशन के रूप में आप लेकर गए हैं। तो ये मतलब कहीं और आप लड़की हैं और मतलब स्वावलंबी भी हैं आप, लेकिन जिस तरीके से ये तमाम एक्सपेंसिव को फिर कैसे मैनेज करते हैं? आपकी मम्मा का बड़ा हेल्प रहता है, आपकी माताजी आपके बड़े हमेशा खड़े रहते हैं, मैंने कार्यक्रमों में देखा है आपके साथ में। बिल्कुल,
मम्मी हैं, उनके होने से ही मेरा अस्तित्व है, और मम्मी सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज जो कुछ भी हूँ वो नहीं होती। पहले जब वो 20 लाख रुपए के लगभग थे, उनसे मैंने काम शुरू किया, और अब हमारे जो घर हैं 2, तो एक का जो रेंट आता है अच्छा, वो पूरा हम पूरा इसी काम में, बहुत बढ़िया। हाँ, सब पौधे बहुत लगाने में बहुत लगाते बढ़िया, रियल में बहुत ही अप्रिशिएट आ रहा, बहुत ही सुंदर। और फादर राइटर भी थे, तो उन्होंने भी, जैसे उनकी 23 बुक पब्लिश हो चुकी थी, तो वो बुक्स भी जाती हैं लाइब्रेरीज में जगह जगह, तो उनका भी जो आता है वो हम सारा प्लांटेशन में लगाते हैं। सुपर, बहुत मनसुख जी, रणवा जी जहाँ देवी स्वरूप में हैं, हमारे बीच में हमेशा रहेंगे, आपके आसपास रहेंगे। वापस प्रकृति से एक बार फिर मिस पोखरण की तरफ चलते हैं, फिर वापस प्रकृति के नज़दीक आएंगे। तो ये जो मिस पोखरण वाला इवेंट हुआ, उसमें पूरे प्रदेश भर में आप चर्चा में आए हैं, और जिस तरीके से मतलब वो आपने कई सुंदरियों को या आपने पीछे करते हुए और आप विनर बने हैं। कैसा सफ़र रहा, किस तरीके से वहाँ सवालों का दौर, क्योंकि मुझे पता है आपके पहनावे पे नज़र रहती है, पॉइंट्स, उस पे भी पॉइंट्स मिलते हैं, पहनावे पे, गहने, ज्वेलरी, चूड़ियाँ हैं, गहने हैं, पोशाक है, आपसे सवाल जवाब करते हैं उस पर। तो कैसा सफ़र रहा, और कैसे कैसे आप आगे बढ़े, किस तरह के सवालों के दौर में कैसे जवाब दिए, वो हम चाहते हैं कि सब आपको सुने। सीकर मेरी जन्मभूमि है, और जैसलमेर बाड़मेर एरिया जो है मेरी कर्म भूमि है, तो वहाँ हर साल मैं जाती हूँ, प्रवास पे रहती हूँ बारिश के दिनों में। और ये मरु महोत्सव चल रहा था, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना देख के आते हैं, इतने साल से जा रहे हैं। तो मरु महोत्सव जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, तो वो बहुत ही सुंदर उसकी झलकियां देखने को मिलती हैं। तो सोचा कि इस बार मैं खुद वहां जाकर देखूं। फिर जब मेरे को यूँ रहता है कि जब मैं खुद जा ही रही हूँ, तो फिर मैंने उसका पूरा देखा, शेड्यूल क्या क्या है, क्या क्या उसमें प्रोग्राम्स रहते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि उसमें प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तो उसमें जो है 9 तारीख को ओपनिंग हुई, तो पोखरण से ओपनिंग होती है, तो वहाँ पर मिस पोखरण का रहता है, और 10 तारीख को जैसलमेर में मिस मूमल का रहता है। तो मैंने देखा कि अब इतनी दूर जा ही रहे हैं, तो क्यों ना पार्टिसिपेट भी करें। फिर मैंने दोनों फॉर्म लगा दिए थे। उसके बाद मैं फैमिली को लेकर, मम्मी भाभी हम सब वहाँ पर गए, तो सोचा घूमना भी हो जाएगा। फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा। तो 9 तारीख को हम पोखरण में थे, और उस दिन मुझे वो मिस पोखरण का खिताब मुझे मिला। और मैं तो यही कहूँगी कि वो, मैं उसको सम्मान की कहूँ कि वो सम्मान नहीं, मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे अब राजस्थान के कल्चर को रिप्रेजेंट करना है जहाँ भी मैं जाती हूँ। तो ये मिस पोखरण का खिताब मुझे मिला, और मुझे बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस हुआ। तो हम शेखावटी के लोग और सब लोग, मतलब वो भी बहुत खुश हैं, और सभी लोगों ने अपने सोशल अकाउंट पे भी शेयर किया, कई बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी शेयर किया। खुशी तो होती है। कैसे सवाल थे फिर वहाँ, किस तरीके से? हाँ, वहाँ पर ऐसा है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे ये प्रतियोगिता होती है, ये पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और जैसलमेर जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित करवाई जाती है, और इसका उद्देश्य रहता है कि पर्यटकों को वहाँ पर बुलाना, आकर्षित करना। तो उसके लिए सारी इवेंट्स रखे जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो डेजर्ट एरिया है, और डेजर्ट एरिया में वहाँ पर पर्यटन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से वहाँ पर आर्थिक रूप से देखें तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इस चीज़ को लेकर वो इवेंट होता है, और उसमें ये जो मिस पोखरण और मिस मूमल की ये प्रतियोगिता है, ये इसके लिए जो योग्यताएं जो होती हैं, उसमें पहला ये है कि राजस्थान के मूल निवासी होना और अनमैरिड होना, तो ये उसमें देखा जाता है। और दूसरा, राजस्थान की जो ड्रेस है, पहनावा जो मैंने अभी पहनी हुई है, पोशाक, ये पहने होने चाहिए, और मारवाड़ के गहने होने चाहिए। तो ये वाला होता है। आप तो शेखावटी से और फिर मारवाड़ वाले गहने, तो खूब अच्छा अध्ययन किया आपने। मैं वहाँ गई तो उससे पहले पूरा स्टडी करके ही गई थी कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। तो पूरा स्टडी किया। उसके बाद पूरे मारवाड़ के जो गहने मैंने पहने थे, और एकमात्र मैं ही थी
जो गोल्ड के गहने, मैंने पूरी ज्वेलरी गोल्ड की पहनी थी ओके। और वो भी पूरे नियम से। बहुत बढ़िया। जैसे ऊपर की तरफ मादलियाँ, फिर उसके नीचे टूसी, फिर ये कंठी, जी। उसके बाद आड़ पहनी हुई थी बड़ी, और फिर एक लंबा हार जो अपने यहाँ उसको रानी हार बोलते हैं, वहां पर उसको बोलते हैं रामनवमी, और साथ में हमेल वो सिक्के वाली, जी। और हाथ में जो ये यहाँ पर बाजू और पूछी और चूड़ा पहनते हैं, वाह। और कमर में तागड़ी पहने हुई थी, और जो एक चीज जो चल भी रही थी काफी की ज्वेलरी, उसमें यूं था कि जो हाथ के ऊपर के जो चूड़े होते हैं वो साफ फॉर्म में लिखा हुआ भी था, मूमल का भी फॉर्म मैंने पूरा पढ़ा था कि जो अनमेरिड है वो हाथ के ऊपर के चूड़े उनको नहीं पहनने हैं, जी। और वो आपने नहीं पहने? वो मैंने नहीं पहने, और वहां पर उसका जवाब भी यही दिया कि इसलिए नहीं पहने। इसलिए नहीं पहने कि वो पहनने ही नहीं थे, अनमेरिड नहीं पहन सकती, क्योंकि मिस है तो मिस वो की नहीं तरह। पहन सकते, तो डिस्क्वालीफाई कर रहे थे जिन्होंने पहन रखे थे उनको। तो ये वाले थे, तो मैं पूरा एकदम में वो पोशाक में, और पूरे गहने मैंने पहने हुए थे, सर पे जैसे रखड़ी है, शीश फूल है, बहुत बढ़िया। पूरा। बहुत बढ़िया। तो मैंने देखा, और वाकई आप तो जिस तरीके से हर एक बारीकी से जो महिलाएं गहने पहनती हैं, उनमें भी मान लो कि सब उन्हें पूछे ना कि एक सांस में कि आप बताओ ना कौन कौन से गहने हैं, तो वो भी एक बार जिस तरीके से आपने बताया उसी लय में बताए, ऐसा मतलब कम ही चांस होते हैं। तो बड़ी मतलब ये इस तरीके से आपने गहने पहने और वेशभूषा और सवालों के जवाब दिए। उसमें जब विनर डिक्लेयर कर रहे थे उस समय क्या एक्सपेक्टेशन थी? हाँ, कॉन्फिडेंट थे आप? देखो, कॉन्फिडेंट तो मैं थी, तभी मैंने पार्टिसिपेट करा था, जी। पर मेरे ऐसे तो देखो, हार और जीत, जी। मतलब एक को ही जीतना होता है, सब तो विनर बन ही नहीं सकते ना। जी। तो मुझे एकदम से यूं नाम अनाउंस हुआ तो मैंने कहा मैं शॉट विनर लगा। बन गई, तो मुझे बेहद खुशी हुई। मामा पास थे तो मामा के वो जादुई से पी लगे हुए। बिल्कुल, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सभी बहुत खुश हुए, बहुत बढ़िया। और मुझे वो ताज पहनाया गया, तो मैं वहाँ से एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई हूँ। और जो ये मिस पोखरण का है, तो यहाँ पर एक का वो जैसे लड़कियां कह रही थी, हाँ। मिस पोखरण जो है, ये ऐसा नहीं है कि मिस पोखरण सिर्फ पोखरण की ही बनेगी। जब आवेदन पूरे राजस्थान से मंगवाए जाते हैं, तो वो नाम तो इसलिए देखो रखा कि पोखरण बहुत फेमस जगह है, यहाँ पर मिसाइल परीक्षण हुआ, तो ये पूरे विश्व भर में इसका नाम है, तो उस हिसाब से रखा है पोखरण। तो कोई ये गलतफहमी में ना रहे कि पोखरण की ही बन सकती हैं, सभी भाग ले सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। मैंने भी जब पहली बार ये देखा था, तो मैंने भी वीडियोस देखे थे, पूरे स्टडी करी थी कि कैसे पहनावा क्या पहनते हैं और हैं। वो तो गहरा अध्ययन किया आपने। तो मैंने जब पहली बार ऐसे डाला, तो उसमें विवादों वाले वीडियोस ज्यादा हाईलाइट हुए, तो फिर मैंने ये भी देखा कि आखिर क्यों इस पे विवाद है। तो उसमें वो हर बार ही होता है कि जो विनर बन जाती हैं, फिर उसका विरोध में वो खड़े होते हैं। नेगेटिव बातें ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि है ना, आप विनर हैं, आप अपनी योग्यता के आधार पर विनर रहे। हमने वहां पर हमारे साथियों से पूछा था, तो चीजें निकल कर आ गई। देख लीजिए क्या होता है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। जो पीछे रह गए उनको ये देखना चाहिए कि हम अगली बार कैसे सक्सेस रहे। देखिए, जैसे मैं अगर सीकर से हूँ, क्या खासियत थी, हम इनको कॉपी करें या ये खासियत हमें भी हो। तो जैसे मैं सीकर से हूँ, वहां गई, तो मैं सिर्फ मैं ही नहीं गई जी, मेरे साथ मैं सीकर को रिप्रेजेंट करा है मैंने। तो अगर मेरा अच्छा व्यवहार है, तो वो मेरे सीकर का एक अच्छी छवि वहां पर जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अपने साथ अपने क्षेत्र की छवि जुड़ी होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना चाहिए। उसी तरीके से अपना रिप्लाई भी दिया है, मैंने देखा था, आपने बताया भी था कि किस तरीके से आपने सफर तय किया। और जो वीडियोज जो किसी ने नेगेटिव वो शेयर किए, उनके अपने पर्सनल चीजें होती, लेकिन वो चीजें ज्यादा शेयर होनी चाहिए जिनसे कोई एक अच्छा मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है। ये सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है, विशेष रूप से पत्रकारों की ज्यादा होती है। हम आगे इस चर्चा में आगे करते हैं। तो अभिलाषा रणवा क्या सोचते हैं कि आने वाले दिनों में अभिलाषा रणवा का क्या लक्ष्य है? क्योंकि आप प्लांट के जरिए, प्रकृति के जरिए आगे बढ़ा भी रहे हैं, लगातार लाखों पौधे आपने लगा दिए हैं, लोगों को स्वावलंबी भी बना रहे हैं, कि साथ साथ में किस तरीके से प्लांट के माध्यम से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पौध तैयार कर सकते हैं। साथ में आप बेटी बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और अभी अब ये
सुंदरता वाले इवेंट्स में भी एक सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं, प्रदेश लेवल पर नाम पहुंचा। तो क्या अभिलाष शर्मा क्या सोचते हैं आने वाले दिनों के लिए? सबसे पहले तो कि मनुष्य जन्म मिला है तो ये कुछ अच्छे कार्य करने के लिए ही मिला है, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं अंतिम श्वास तक पर्यावरण के लिए कार्य करती रहूं और अपनी संस्कृति, अपनी जो ये कल्चर है इसे रिप्रेजेंट करूं। साथ में मैं बालिकाओं को, जैसे मैंने लगभग 80,000 बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी है। वाह, तो सेल्फ डिफेंस। हाँ जी, बिल्कुल। पहले मैंने सीखा, उसके बाद मैंने बालिकाओं को ये सिखाया। कोई बेल्ट वगैरह लेते हैं उस तरीके से भी बिल्कुल, ब्लैक बेल्ट। हाँ, ब्लैक तो बेल्ट लिया मैंने। ग्रेट। तो मेरा यही है कि बालिकाएं जो हैं हर क्षेत्र में आगे आएं, बहुत बढ़िया। और कोई किसी से कम नहीं है। हर जी। इंसान अपने भीतर एक अलग खूबी लेकर पैदा होता है। वो जी। अपनी खूबी को पहचाने जी। और उसे कहते हैं ना कि उसे आगे बढ़ाए और अच्छा काम करे। मेरा तो यही है कि बहुत मैं बढ़िया। हमेशा अच्छे काम करती रहूं और मैं अपने जीवन से प्रेरित करती रहूं। जैसे मैं पेड़ पौधे लगा रही हूँ, जी। तो आज अगर मैं किसी से कहती हूँ जी। तो ये बात उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, जी। क्योंकि काम जो हम कर रहे हैं उसको देख कर लोग अपने आप प्रेरित होते हैं। जी। तो मैं स्वयं भी लगाऊं और दूसरों को भी मैं प्रेरित करूं, मेरा बहुत बढ़िया। यही लक्ष्य है। आपने भी बताया जैसे कि मैं प्लांट लगाती हूँ तो और लोग भी प्रेरित हों। कभी कैसा ऐसा दौर भी आया होगा कि जब आप प्रोग्रामों में, मैंने जैसे देखा है अभी, आप जब आप प्रोग्राम में जाते हैं, प्लांट लेके जाते हैं, तो ये बहुत, आप तो शायद, मुझे याद है कि 1 दशक का दौर हो गया, आप 1 दशक से भी ज़्यादा समय से, आप छोटी सी उम्र में जब पापा चले गए थे उससे ही आप, उस समय से आप लगे हुए हैं, और इन दिनों ये कहीं ना कहीं लगातार और लोग भी इसको अनुसरण कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने स्वविवेक से भी कर रहे हैं, और या देखने के बाद में एक दूसरे को देखने में अच्छी चीज़ें शेयर भी होती हैं। तो मेरा ये सवाल है कि कभी ये होता है कि ऐसा दौर कोई हुआ है क्या, जब आप प्लांट लेकर जैसे प्रोग्राम जाते हैं, लोग ऐसे कहते हैं, अरे क्या ये क्या, बिल्कुल, अच्छा है ना, ऐसा भी हुआ ना? बिल्कुल हुआ। जब मैं पौधे लेकर जाती थी कहीं भी, हाँ। मेरा ये है कि चाहे कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो हाँ। या कोई शादी हो हाँ। या बेटी जन्म है या बेटे का जन्म है, जो भी हो, कोई भी कार्यक्रम हो या किसी की डेथ भी हो गई हो, तो मैं हमेशा पौधे ही लेकर जाती हूँ। डेथ पे मतलब डेथ पे भी मैं पौधे लेके जाती हूँ। बिल्कुल, जब मैं जाती हूँ बैठक में तो भी पौधे लेके जाती हूँ और उनकी स्मृति में मैं अपने हाथों से वहां पर लगा के आती हूँ। तो मैं पौधे लेकर कहीं भी जाती थी तो सब लोग क्या है देखते थे, और स्पेशली जो मेरे साथ में जाते थे वो क्या करते थे कि वो कहते थे कि या तो आप आगे चलो या अपन आगे पीछे चलते हैं, है ना, या फिर आप पीछे से आना। बैठक वाले वाक्य के दौरान या हर कार्यक्रम में ऐसे? हर कार्यक्रम में, कि स्पेशली शादी वाले में, कि सब गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं पैकिंग में और अपने पौधा लेके जाएंगे तो सब हंसेंगे। तो क्या करते थे, जैसे मैं लेके चलती थी तो मेरे आगे पीछे वो लेते थे, या तो पहले चले जाते थे। तो कई बार ज़्यादा पौधे होते तो मैं कहती थी एक पकड़ लो, तो कहते थे कि नहीं, ये पौधे हम नहीं पकड़ सकते, एक एक करके ले आना। तो मैं कहती थी, या फिर बोले इसको थैले में डाल लो। मैंने कहा थैले में क्यों डाल लूँ, ये यही चीज़ तो दिखाने की है, ये ग्रीन गोल्ड है तो ये छुपाने का थोड़ी है। तो मैं जैसे उसको लेके चलती थी तो सब पहले तो यूँ देखते थे। और मुझे आज भी एक कार्यक्रम की बात याद आती है, मेरे साथ में गुरुजी थे, तो मैंने कहा गुरुजी ये पौधा है, आप थोड़ा पकड़ लीजिए। तो बोले है ना, नहीं बेटा, ये तेरा पौधा जो है वो तुम ही संभालो, क्योंकि सब ये कहेंगे कि ये तो बच्ची थी और गुरुजी तो बूढ़े थे, तो ये कैसे पौधा लेके आ गए। तो वो आगे आगे चले गए। फिर मैं जैसे ही पौधा लेके गई तो रिटायरमेंट का प्रोग्राम था, तो स्वामी जी वहां पर बैठे थे। तो मैंने जैसे ही पौधा लेके गई देखा तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा गिफ्ट तो अभिलाषा लेकर आई है, बोले पौधा लेकर आई है सुमेधानंद जी। तो उन्होंने कहा कि आओ ये पहले पौधा ही लगाएंगे, है ना। फिर सब पौधे लगाने लगे तो गुरुजी दौड़ के आए, दूर से देख रहे थे खड़े खड़े। फिर बोले हाँ हाँ बिल्कुल ये पौधा ही है सबसे अच्छा मतलब गिफ्ट। फिर साथ में लगाने लगे। गुरुजी का नाम मत पता ना, नहीं तो सुनेंगे हाँ, ना, तो नाम वो हर बार कहते हैं, रहने देना, क्योंकि तो फिर उनको वीडियो वैसे जाएगा तो ही वो समझ जाएंगे। नहीं, फिर बोले ना हाँ यही गिफ्ट अच्छा होता है। फिर हम जब आने लगे तो गुरुजी ने एक बात कही, बोले कि मेरी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। अब मैं वादा करता हूँ कि जब मेरा रिटायरमेंट होगा
तो तब जितने भी लोग आएंगे ना, मैं उनको सबको पौधा दूंगा। और उन्होंने वो किया भी, ग्रेट। बिल्कुल उन्होंने किया भी। तो ये मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि गुरु जी लोगों को की प्रणाम करते हैं कि उन्होंने ना अच्छा फिर अनुसरण किया है। लोगों की सोच बदलती बदलती है। है। और ये पौधा ही देखो आज मेरी पहचान बना है। एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। तो जब मैं पौधा लेके दूर से उनको दिखाई दी, तो उस वक्त वो मंच पे अपना उद्बोधन दे रहे थे। तो उन्होंने बीच में ही ये कहा कि अगर दूर से आपको कोई आता हुआ पौधा हाथ में लिए दिखाई दे जाए, तो आप समझ लेना कि वो अभिलाषा रणवाई है। बहुत बढ़िया। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि पलट के पीछे देखो, प्लांट बेबी आ रही है। ग्रेट। तब से फिर मेरा ये टाइटल पड़ा। अच्छा, उन्होंने वन मंत्री उसमें कौन थे? राजकुमार जी रिणवा थे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने वसुंधरा जी सरकार में बिल्कुल वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। खान वन मंत्री। हाँ, तो उन्होंने फिर मुझे ये टाइटल दिया। उसके बाद मैं इस टाइटल से पॉपुलर हुई, और फिर उसके बाद लोगों को लगने लगा कि हाँ, काम तो ये अच्छा है। फिर सभी इस चीज का अनुसरण भी करने लगे, क्योंकि अधिकारी नेता जो भी होते थे, मैं उनको पौधे देती थी, तो फिर वो यही कहते थे, हाँ ये अभिलाषा वाला ये गिफ्ट अच्छा है, हम भी अब आगे देंगे। जैसे अपने जो पूर्व में कलेक्टर रहे हैं आदरणीय नरेश कुमार ठकराल सर और अंजना आंटी, तो मैं जब उनको पौधे देती थी पहले, तो उनको लगा कि हाँ अभिलाषा ये गिफ्ट अच्छा है, तो अब से हम भी यही देंगे। तो अब उनके घर में भी कोई भी गेस्ट आते हैं तो वो वही गिफ्ट में पौधे ही देते हैं। तो ऐसे करते हुए ये चीज आगे बढ़ती है। 1 से 11 111 बिल्कुल सकारात्मक जो चीजें होती है ना, वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो फिर बढ़ती हैं तो एक बड़ा रूप लेती हैं। तो अच्छा लगा, मतलब कि लोग इस चीज को अपनाने भी लगे हैं। अभी गवर्नमेंट के जो भी इवेंट्स होते हैं तो प्रतीक चिन्ह में पौधे देते हैं। तो लग रहा है कि जब मैंने वो काम शुरू किया था, सबसे पहले ये पौधे गिफ्ट में देने वाला ये काम मैंने ही शुरू किया था। तमाम सरकारें इस विषय में बहुत अच्छा काम करने लगी। जिससे टेम्परेचर 50 के पहले तो हम सोचते थे आप बाड़मेर जैसलमेर में नहीं रहता था, अब अपने भी 50 डिग्री टेम्परेचर होने लग गया। गर्मी आने के साथ ही लोगों को डर लगने लग जाता है। सर्दी का तो आपके पास उपाय है, लेकिन गर्मी से बचने का इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो क्या मानेंगे अभी भी, मतलब उस एक यही उपाय है, यही बचाव का कि पौधे लगाएं? बिल्कुल। जैसे मैं 2018 से लगातार जैसलमेर बाड़मेर जा रही हूँ वहाँ पौधे लगाने, तो वहाँ बहुत तेज गर्मी होती है। लेकिन अब जैसे हम देखें कि हमारे सीकर का टेम्परेचर है तो बिल्कुल बराबर सा ही अब हो गया है। तो जैसे मैंने वहाँ लगाना शुरू किया और है, तो मैंने वहाँ के लोगों को भी यही कहा कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ के लोग भी अवेयर हुए और उनको फिर ये समझ में आया कि जितने ज्यादा पौधे लगाएंगे अच्छी बारिश भी होगी। और संयोग से इस बार उधर बारिश भी वो अच्छी रही, तो लोग और ज्यादा मोटिवेट हुए हैं, तो अब और ज्यादा पौधे लगाएंगे। इसके अलावा में हम बात करें तो जैसे छोटा भाई बता रहे हैं आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कैसा माहौल रहता है जब वो भी कहता है दीदी बोलते हैं प्लांट भी बोलते हैं यार, घर में कैसा थोड़ा वो अब मुझे बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो मेरी सेफ्टी का भी ध्यान रखता है। मैं जैसे लंबे लंबे सफ़र पे खुद ही ड्राइव करके जाती हूँ, तो वो ये कहता है दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ये काम लगे रहो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मम्मी का भी सपोर्ट है और वो मेरी सेफ्टी का इतना ध्यान रखता है कि उसने मुझे सेफ गाड़ी भी इस बार जिद करके दिलवाई है। अच्छा, बधाई हो। तो बिल्कुल वो भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो भाई बहुत बड़ा अच्छा लगा, मतलब आपके ऊपर माता जी का भी बहुत अच्छा सपोर्ट आप जैसे बता भी रहे हैं और मैंने सुना भी है और देखा भी है कार्यक्रमों में, कदम से कदम मम्मी हमेशा साथ रहते हैं आपके। बिल्कुल, बेटी जब आगे बढ़ के कोई अच्छा काम कर रही है तो ये तो हमें पता ही है कि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, इसीलिए बेटी आगे बढ़ के अच्छा कर पाती हैं। तो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और मैंने आपके जैसे वीडियोस भी देखे हैं, स्लम एरियाज में भी आप पहुंच रहे हैं, कोई ऐसी घटना जिस तरीके से जब काम का फीडबैक आता है और काम दिखता है ना, तो एक अलग एनर्जी होती है। किस तरीके से स्लम एरिया वाले बच्चे या वहाँ जिस तरीके से माहौल है, किस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ पर भी आपने लगाए हैं, तो कोई ऐसा घटनाक्रम में जो रिजल्ट के रूप में आया? हम स्लम एरिया में जाते थे तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए और है, तो वहाँ पर मैं देखती थी कि वहाँ पर वो झुग्गियाँ
तिरपाल लगी हुई, तो धूप में वो बहुत ज़्यादा तपती हैं। और बाहर भी कोई ऐसा कोई पेड़ या जिसकी छाया नहीं थी कि जहाँ वो बैठ सकें, तो वहाँ पर विलायती बबूल के कुछ ऐसे पेड़ थे, तो उनकी छाया भी नहीं होती। तो उसमें वो लोग जैसे पीछे से काम करने वाले चले जाते हैं, पीछे से बच्चे और बुजुर्ग वहाँ पे रहते वही हैं। रहते तो तपती दोपहरी में आधे धूप आधी छाया ऐसे बैठे रहते थे। तो मेरा मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा आत्मा ऐसे कहते हैं ना कि जलती अच्छा, थी। जोर दिया वो बिल्कुल यूँ होता था कि बेचारे इन्हें हम छत तो नहीं दे सकते, लेकिन इनके लिए हम पौधे लगाकर उनकी छाया दे सकते हैं। वो पेड़ बनेंगे तो उनकी छाया में कम से कम बैठ सकते हैं। तो हमने ये एक अभियान शुरू किया और उसके बाद हमने उनको झुगी झुगी में पौधे दिए, फलों के, छाया के। फिर उन्होंने बड़े ही ऐसे चाव के साथ लगाए भी। मैंने उनको बताया कि ये जब बड़ा होगा फल भी देगा, छाया भी देगा। तो वो लोग उनको फिर सींचने लगे और आज मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वहाँ पर आज सैकड़ों जो है पौधे पेड़ बनकर खड़े हैं, फलीभूत हो रहे हैं। और अब मैं वहाँ जाती हूँ तो सबको चारपाई डाल के उनकी छाया में बैठे देखती हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है कि जो काम किया वो सफल हुआ। और देखो वो झुग्गी वाले हैं, आज यहाँ हैं, कल वो कहीं और जाएंगे। तो एक तरीके से जो वो पेड़ वो वहीं रहने हैं और एक बड़ा वन क्षेत्र पीछे से छोड़ जाएंगे। और उसकी जब शाम के समय जब वो काम करके आते हैं और वो जो हवा चलती है ना, वो बहुत, वो पंखे ऐसे कहीं काम नहीं करते, तो वो उनको एक बहुत सुकून मिलता है और कहीं ना कहीं थैंक्स देते हैं। स्लम एरिया वाला तो बताया, जेल वाला भी आपने बताया, बहुत अच्छा एक वृतांत बताया। जिस तरह से बंदियों के साथ में भावनाएं जुड़ी कि वो प्रकृति के नज़दीक आकर वो अपने एक वापस से अच्छे जीवन की तरफ आने की सोचेंगे, सकारात्मक एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स होंगे। बहुत सुंदर ये वृतांत आपने बताया, बड़ी खूबसूरती साथ में। आपने जिस तरीके से आपने बताया बाड़मेर जैसलमेर एरियाज में और मिलिट्री एरिया में भी आपने शायद काम किया है, तो मिलिट्री एरिया में परमिशन मिलना, उसके साथ में काम करना, कोऑर्डिनेशन और वो कोऑपरेटिव नेचर रहता है, कि वहाँ किस तरीके से अनुभव रहा आपका? बिल्कुल, मैं जब बाड़मेर में पहली बार पौधे लगाने गई 2018 में, उस दौरान हमने गौशालाओं को चुना। नई गौशाला बन रही थी, गोपाल गौशाला, एक नंदी गौशाला है। वहाँ पर हमने नीम के बड़ी संख्या में सैकड़ों पौधे लगाए। बहुत बड़े। फिर उसके बाद मैंने सोचा जब बाड़मेर इधर आए ही हैं तो क्यों ना थोड़ा सा घूमते हुए चलेंगे। फिर हम तनोट गए, माता के दर्शन करे। उसके बाद हमने लोंगेवाला गए। लोंगेवाला में मैं जब गई तो वहां पर मैंने देखा कि बारिश के दिनों में बहुत तप रहा था वो एरिया, और उस तरफ ऐसा है ही डेजर्ट में। लास्ट एरिया वैसे अपने बारिश के दिनों में मैंने सोचा इतना तप रहा है तो गर्मियों में यहाँ क्या हालत होती होगी। और वहां पर मैंने देखा है कि हम खुद छाया की तलाश में, मैंने कहा पेड़ भी नहीं है, तो देखे तो वहां पर एक दो सिर्फ बबूल के पेड़ खड़े हुए थे। वो वहां पर अपने फौजी भाई वहां पर थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये गर्मी इतनी पड़ती है तो आपको यूं ऐसे नहीं होता कि भाई पेड़ होती, अच्छी छाया होती तो हम बैठते। तो बोले यहाँ आता ही कौन है, कौन आता है यहाँ पर, हम ही तो रहते हैं यहाँ पे। तो कभी कभी जैसे आप लोग आए हो, टूरिस्ट आते हैं। तो मैंने उनको कहा कि क्या मैं आपको पौधे दे दूं तो आप उनकी देखभाल करके फिर उनको पेड़ बना लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद हर दिन मेरे दिमाग में यही ख्याल आता था कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। फिर मैंने 1 महीने के भीतर ही मैंने फिर से कार्यक्रम बनाया और मैं लोंगेवाला ही गई सीधे। फिर वहाँ पर 2018 बताया, कौन से साल थी? हाँ, 2018 की बात कर रही हूँ। अगले महीने ही मैं वापस चली गई। फिर हमने वहाँ लोंगेवाला में लगाए, तनोट में लगाए। फिर जब मैं अगली बार वहाँ पर गई तो वो जो पौधे थे वो अच्छे से फल फूल रहे थे। नीम का पौधा है, वो ग्रोथ भी अच्छी जल्दी कर लेता है। फिर उसके बाद संख्या में आपने वहाँ लगाया? बिल्कुल सैकड़ों की संख्या में। देखा वो आप ना रास्ते चलते हुए लगाया, फिर एक बहुत वो ऊंचाई ले चुका और बहुत अच्छा एक दुकानदार के साथ का वीडियो था। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जाती हूँ तो उस रास्ते पे जहाँ भी मुझे दुकानें या रेस्टोरेंट या जो भी दिखाई देता है, किसी का घर ऑन रोड हो, तो मैं उनको पौधे देते हुए ही चलती हूँ।
फिर मैं अगली बार फिर अगले साल जाती हूँ तो फिर उनको कुछ दे देती हूँ। ऐसे कुछ-कुछ करके अब वहाँ पर जैसे दर्जनों की संख्या में आज पेड़ खड़े हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया आर्मी एरिया वाला, लोंगेवाला में मुझे लगा कि हाँ, बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं। फिर मैंने ये आर्मी एरियाज़ को चुना क्योंकि बॉर्डर पे देखें जैसलमेर, बाड़मेर में ज़्यादातर आर्मी ही आर्मी है। तो फिर मैंने इनके हेडक्वार्टर्स पे लगाना शुरू किया बाड़मेर में, फिर लास्ट ईयर मैं जैसलमेर हेडक्वार्टर्स पे भी लगा के आई। तो ऐसे करके जो आर्मी एरियाज़ में जो पौधे लगाए उनके पीछे का मकसद भी यही था कि वहाँ अच्छे से केयर हो जाती है। और आज हर प्रकार के फलों के वहाँ पर पौधे लग रहे हैं जो अब पेड़ बनकर फल फूल छाया दे रहे हैं। उसके बाद हमने लास्ट ईयर जोधपुर में लगाए, जोधपुर हेडक्वार्टर पे भी लगभग 2000 फलों के पौधे हमने लगाए। तो ऐसे करके जो राजस्थान फ्रंटियर जो है इस एरिया के अधिकांश जगहों पे हमने पौधे लगाए हैं। वहाँ भी डीआईजी हैं राजपाल सिंह जी सर, तो उनके अंडर में जो भी आर्मी बेस कैंप एरियाज ही आते हैं उनमें सब में हम प्लांटेशन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहना आसान होता है लेकिन आपने सोचा और उसको इम्प्लीमेंट किया, कितना लंबा सफ़र तय किया है। आप जीवन में लोग होते हैं ना, एक बार कनौज माता जाते हैं या लोंगेवाला चले गए, सीमावर्ती क्षेत्र चले गए, बार बार जाना और वहाँ पर काम करना। अब जो मेरे वहाँ पर पौधे लगे हुए जो अब पेड़ बन गए, जब यहाँ से सीकर से घूमने जाते हैं वो लोग वहाँ पर देखते हैं, जैसे मेरे वीडियोस में देखे, फिर वो देखते हैं तो वहाँ से वो मुझे वीडियो कॉल करते हैं या वीडियो बना के लाते हैं कि आपने जो ये पौधे लगाए थे आज देखो पेड़ बन रहे हैं और सब इनकी छाया में हम बैठे हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। एक अलग सोच के मतलब जो इस अलग ही सोच के लोग होते हैं और उनमें अभिलाषा रणवा एक अलग सोच, एक क्या सोच आप सोचिए, देखिए कल्पना कीजिए कि हर काम को पूरा किया है। जब सोचा है कि मुझे उस एरिया में जाना है, मुझे स्लम एरिया में जाना है, वहाँ देखा कि वो लोग बड़े परेशान हैं और उनकी परेशानी को दूर किया है अपने उसी अभियान से, अपने उसी रिवोल्यूशन सोच के साथ में। जेलों में गए हैं और रेगिस्तानी मरुस्थलीय क्षेत्र में गए हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ अभिलाषा रणवा के द्वारा लगाए हुए प्लांट आप एक बड़े पेड़ के रूप में आपको मिले हैं। आप जाओगे वहाँ देखोगे तो इनमें नाम भी लिखते हैं अभिलाषा, आप लगातार उसमें जैसे नाम भी देते हैं क्या कि कोई उसके ट्री गार्ड लगाते हुए कुछ यादों को परोसना में, जैसे पेड़ तो दिखाई दे रहा है लेकिन साथ साथ में कोई इनके। अच्छा, ये बात मैं आपको बताती हूँ, आज तक हमने जितना भी काम किया है, पौधे लगाने शुरू करे थे तब से लेकर अब तक, हम कभी किसी बैनर का इस्तेमाल नहीं करते। मेरे लिए ये प्रकृति ही बैनर है। अक्सर सब लगाते हैं पर मैंने कभी भी कोई बैनर का इस्तेमाल नहीं करा। मेरे तो जब वो पौधे पेड़ बनकर तैयार हो जाते हैं तो वो अपने आप में एक गवाह हैं कि हाँ ये आज खड़े हैं और ये मेरे पेड़ हैं। उनको इमोशन के रूप में देखते हैं सामने। मेरे लिए एक एक पौधे की कीमत, जैसे मेरी जान की कितनी कीमत है उतनी ही मेरे लिए एक पौधे की कीमत है। वो भी मेरे लिए उतना ही मायने रखता है। और मैं पौधे जैसे हम लोग लगाते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि इन पौधों की आप सार संभाल करना। एक भी पौधा जाता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि ये पौधे जो हैं मेरे पिताजी की याद में मैं लगाती हूँ, तो मेरे लिए हर पौधा उनकी याद है। उनको महसूस करते हो आप? बिल्कुल, हर एक पौधे में। हाँ जी, महसूस कर सकता हूँ। सबसे संसार में सबसे प्यारा रिश्ता पिता और बेटी का होता है। उस रिश्ते को आप हमेशा जीते हो और उसी जीवटता के साथ में आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमेशा आप इसी तरह आगे बढ़ें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभिलाषा रणवा से बातचीत करके वाकई, और आप लोग भी आज ही शपथ ले लीजिए कि हमें भी पौधे लगाने हैं। अभिलाषा रणवा जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में पर्यावरण वाला कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की, हर एक इंसान की या कोई भी सक्सेस वाले जो शख्सियत होते हैं ना, उनके पीछे बैकबोन के रूप में काम करने वाले चेहरे जरूर होते हैं। अभिलाषा रणवा हमेशा अपने पिताजी को हमेशा उन पौधों की प्रफुल्लित होते हुए या वो अंकुरित होते जब देखती है तो उनको अपने पिताजी का आशीर्वाद स्वरूप समझते हैं। लेकिन इस काम में हमेशा उस दौर में हम लोग इमोशन से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग, आप लोग, हम लोग, और उन दिनों को महसूस करें जब कोई व्यक्ति अपना चला जाता है। उन दिनों में जो भारतीय संस्कृति होती है, 8 दिन 12 दिन हम लोग जाते हैं, हम लोग अपना कर्म भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हमें इनको अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, लेकिन समय सबसे बड़ा मरहम होता है। उस समय के साथ में इंसान उन चीज़ों से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन रणवा परिवार वो है, और उस परिवार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए पर्यावरण की सोच को आगे बढ़ाया। जिस तरीके से मनसुख जी रणवा
एक अच्छे शिक्षाविद के साथ साथ में एक अच्छे कवि और अच्छे लेखक और पर्यावरण प्रेमी रहे हैं और उसी सोच को सार्थक किया है अभिलाषा राणवा ने। लेकिन जो सार्थकता करवाने के पीछे बैकबोन के रूप में रहे हैं उनके माताजी हैं डॉक्टर दुर्गा देवी जी। माता जी आपको प्रणाम है। आप उस पलों को हम लोग समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जीवन के साथी जब चले जाते हैं बहुत कम समय में, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप पर आ गई। अभिलाषा हो चाहे आपके बेटे हो, इस तरीके से उन चीज़ों से निकल कर इस काम में आप आगे अपनी बेटी को आगे बढ़ाएं। आज एक ब्रांड के रूप में आपकी बेटी काम कर रही है, सभी की बेटी है, सभी की बहन के रूप में काम कर रही है और सब लोग इनके कामों को सराहते हैं। किस तरीके से इस काम को आपने आगे बढ़ाया, कैसे सोचा, किस तरीके से? मतलब नमस्कार। मैं क्या है कि जैसे 2011 में इनके पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद हम इतने गहरे सदमे में चले गए, ऐसे लगा कि अब तो पूरी दुनिया ही बदल गई। इसके बाद एक दिन ये जो बेटी अभिलाषा है, ये मेरे पास एक पेन और एक डायरी लेकर आई और इसने मुझे ये कहा कि यदि पापा की स्मृतियों को हमें जिंदा रखना है तो हमें कुछ करना है, नहीं तो अपना इस तरीके से रहना तो जिंदगी जीना नहीं है। फिर मुझे स्वामी केशवानंद की पुस्तक लिखने के लिए इसने प्रेरित किया और शिक्षा संत स्वामी केशवानंद ने अपने जीवन काल में 287 स्कूलें खोली थी। तो फिर वो इन्हीं परिस्थितियों से गुजरे थे। फिर मैंने उस दिन से उन पे एक पुस्तक लिखना शुरू किया और मैंने उस पुस्तक को पूरा किया। फिर यहाँ उनका स्मारक भी बनवाया और फिर हम इस तरीके से फिर इसने मतलब पौधे से, वैसे तो इसको बचपन से ही पौधों का शौक था, मगर यहाँ राजस्थान में आने के बाद, पहले हम असम में रहते थे तो वहाँ ये हरियाली से बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हुई थी। फिर जब हम यहाँ राजस्थान में आए तो फिर हम इसी माहौल में ढल गए और फिर जब इसके पापा के जाने के बाद इसने मुझे यदि घर से बाहर निकालने का और यदि आगे मतलब ऐसे समाज में हर काम करने के लिए ये सब किया, तो इसी ने किया और मैंने पुस्तक लिखी। फिर इसी ने भी मेरे साथ 3 पुस्तकें लिखी। बहुत बढ़िया। अभिलाषा एक अच्छी राइटर भी है। राइटर वाला पार्ट रह गया अभिलाषा, लेकिन पापा से मिला वो पार्ट। हाँ, इसके पापा को हम जैसे ये तो कहीं भी लाइब्रेरी जाते, वो डेली 2-3 घंटे लाइब्रेरी जाते थे, तो अभिलाषा को साथ ही लेकर जाते थे। वो इतना मतलब ऐसे कहते थे कि मैं मेरी बेटी को मतलब चाहे मुझे ये नहीं है कि मैं एक डॉक्टर इंजीनियर बनाऊं, पर मैं एक नेक इंसान बनाऊं। हमेशा वो एक बात कहते थे कि डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, नेता कुछ भी बनो, मगर उनसे पहले एक नेक इंसान बनो। तो वो ये कहते थे कि मैं एक बड़े मंच पे इसको कभी गाते हुए देखना चाहता हूँ, बड़े मतलब लेवल पे या बड़े मंच पे मैं इसको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखना चाहता हूँ। इसलिए वो हमेशा साथ ले जाते थे लिखने। जब ये सोती थी तो पापा लिखते ही रहते थे, क्योंकि हमारे घर से कम 22-23 पुस्तकें हैं जो पब्लिश हुई। बहुत बढ़िया। सुबह उठते थे तो वो योग करते थे, इसको भी करवाते थे। और एक बार की ऐसी घटना है कि जब हम मतलब अपना स्कूल था, मैं स्कूल में गई हुई थी और इसके पापा भी गए हुए थे। जब ये पीछे से क्या करती थी कि पापा की मोटरसाइकिल को चलाना सीख रही थी। बहुत छोटी थी, जब इसे संभला ही नहीं जाता था। तो मैं जब आई ना, तो मुझे पड़ोसियों ने कहा कि आज तो अभिलाषा मोटरसाइकिल चलाना सीख रही थी, कहीं लग जाती ये होता। तो मैंने घर में घुसते ही इसके एक चांटा मारा। फिर ये ना रूठ के अपने कमरे में चली गई। जब इसके पापा घर में घुसते थे तो हमेशा बाहर से ही आवाज लगाते थे, स्वीटी, इसका नाम घर का स्वीटी है। स्वीटी तो घर में आए, आवाज लगाई। जब ये बाहर नहीं आई तो बोला आज क्या हुआ, वो बाहर कैसे नहीं आई दौड़ के। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल चला रही थी, ये मुझे पड़ोसियों ने ऐसे बोला। तो वो गए, इसको गोद में उठाया, अपनी जेब से चाबी निकाली और कि मुझे बहुत मतलब गौरवान्वित महसूस होगा कि तुम मोटरसाइकिल चला के बेटा मेरे सामने चलाओगी। और फिर मुझे ये कहा कि जब बच्चे को समुद्र में नहीं फेंकोगे तो तैरना कैसे सीखेगा। उस दिन के बाद मैंने इसको किसी काम के लिए ये नहीं कहा कि ये तू नहीं कर सकती। उस दिन से मैंने एक मतलब ये प्रण कर लिया। कई बार ऐसे बोलती है मैं नहीं कर सकती, तो मैं ये कहती हूँ नहीं, तू ये कर सकती है। फिर ये बहुत अच्छी चित्रकार भी है, हूबहू किसी की शक्ल भी बनाती है।
फिर तो मैंने इसको हर काम में, कभी इसने कहा नहीं अब ये होगा क्या, मैं कहती नहीं तू कर सकती है। गाती भी बहुत अच्छा है। पहले इसके पापा को गाने का बहुत ज़्यादा शौक था, जब वो सोते थे तो गाना सुन के ही सोते थे। उनकी ये बात है ना, मुझे हमेशा याद रहेगी। जैसे इंसान को अगर तैरना सिखाना है ना, उसे समुद्र में, नदी में, कहीं भी डालना पड़ेगा, तभी वो हाथ वाथ मारेगा, तभी सीखेगा। और बहुत ही अच्छी बात आपने मंसूर जी, रणवा जी के बारे में बताई। जिस तरीके से बेटी को उन्होंने बाइक वाला जो किस्सा बताया, वो हमेशा याद रहेगा। और साथ में माता जी ने एक काम किया, वो कभी भी अभिभावक मत करना, जो गाल पे चांटा कभी नहीं मारना, पीछे मगरिया मुख मार लेना। नहीं, उसके बाद मैंने क्योंकि ऐसा वो नहीं क्या, किया। उससे क्या ललिता पंवार वाला एक वाक्य है ना, वो उनका सेहत बिगड़ जाता है। तो छोटे छोटे बच्चों को या तो कान ऐंठ लेना चाहिए उनका। माता जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। आपने जिस तरीके से अपने परिवार को सहेजा है, उसको एक धागे में पिरोकर आपने लोगों को एक उदाहरण पेश किया है। जिन घरों में अपने घर के मुखिया चले जाते हैं ना, उनके सबके लिए आप उदाहरण हो, एक आदर्श उदाहरण हो, जो आपको सीखेंगे आपसे कि किस तरीके से जीना आगे बढ़ाया जाता है। और माता जी, आपको खूब खूब प्रणाम है। आपने अपने परिवार को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और जिस तरीके से पर्यावरण के माध्यम से आप अपने जीवन साथी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमेशा हम सब लोग उनको देवी स्वरूप में याद करेंगे। कुछ संदेश के रूप में आप कुछ कहना चाहें हमारे व्यूअर्स को? मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि घर से कोई इंसान जाता है तो उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मगर उन समस्याओं से हमें कुछ सीखने को मिलता है। और यदि हम सीखेंगे नहीं, हमें भी बहुत दुख होता है, हम कहीं भी जाते हैं या हमें कुछ भी, जैसे बेटी कोई सामान लेके आती है तो ये मतलब सीधा रूम में जाती है, ऐसा होता है, मगर वो हो नहीं सकता। अब तो हम यही सोचते हैं कि वो जहाँ भी हैं बहुत खुशी के साथ रहें। और मैं यही कहूँगी कि इन समस्याओं को एक तरफ रखकर हमें यदि जीना है तो जिंदगी एक बार मिली है, हमें कुछ अच्छा करके जाना है। बहुत बढ़िया, कुछ अच्छा करके जाना है। और इस तरीके से अभिलाषा रणवा ने जैसे अच्छा किया है, घर घर में पौधे भिजवा दिए, उन्हें स्वावलंबी लोगों को बना दिया और पूरी तरीके से हरियाली कर दिया। और आने वाले दिनों में गर्मी में इस हरियाली की जो क्रांतिकारी काम हुआ है, आप टेम्परेचर को भी कम महसूस कर पाएंगे। और अपने आसपास इसी तरीके से अभिलाषा रणवा अपनी बेटियों को बनाते हुए, अपनी बहनों को बनाते हुए, स्वयं भी अभिलाषा रणवा बनकर अपने आसपास पौधे लगाएं, उनको संरक्षित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें पौधा बनाकर उसकी शानदार, उसकी ताजगी ऑक्सीजन लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अभिलाषा रणवा जी को वैसे प्रकृति प्रेमी है, सुंदरता के रूप में, मिस पोखरण के रूप में पूरे प्रदेश में भी फेमस हो गए हैं। बेटी बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, अच्छे पेंटर भी है, बहुत कम लोगों को पता है। चित्रकार भी हैं, और गीतकार भी हैं, और संगीतकार भी हैं, और गायक कलाकार भी हैं। बहुत खूबियाँ के साथ में अपने पूरे परिवार को रिप्रेजेंटेटिव आप कर रहे हैं। संगीत तो ऐसा होता है अभिलाषा जी, मतलब आदमी अगर सैड मूड में है तो अच्छे मूड में आ सकता है। थेरेपी है एक। थेरेपी है, बिल्कुल, म्यूजिक बहुत बढ़िया। इस थेरेपी और फाइटर वाला भी, पोर्शन वाला भी आपका शानदार, मुझे बहुत अच्छा लगा। कि बेटियां जैसे आत्मरक्षा वाला पोर्शन बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। संगीत मैं जानना चाहता हूँ, तो संगीत को किस तरीके से महसूस करते हो, और कौन से गाने जो बहुत आप गुनगुनाते हो? मेरे पापा भी संगीत सुनकर सोया करते थे और मैं भी आज भी सोने से पहले संगीत सुनती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि सकारात्मक अगर हम संगीत सुनेंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही होते हैं। जी। और मुझे राजस्थानी गाने भी सुनने का बड़ा शौक है, और देशभक्ति गाने जो कि मैं अक्सर गुनगुनाती रहती हूँ। और संगीत तो एक थेरेपी के रूप में काम करता है। मैं तो सबसे कहूँगी कि अगर आप तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप संगीत सुने। अच्छा संगीत सुनेंगे तो आपके अंदर से ही एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मैं भी जब पापा गए तो बड़े दुख दर्द के दौर से गुजर रही थी, तो मैं गाने ही सुनती थी। तो एक थेरेपी के रूप में ये काम करता है। कौन से वो पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई, मतलब किस तरीके से गाने कैसे गाने मतलब आप गुनगुनाते हो आप? सबसे पहले तो मैं बेटी हूँ तो 2 पंक्तियां मैं इसी पे ही गा देती हूँ। जी। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है,
खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। वो आसमां छू जाए माँ बाप जो साथ निभाए। दो कुल को रोशन करती बेटी जब नाम कमाए। ओ बिटिया रानी मेरी तू ही मेरा सम्मान है। ओ बिटिया रानी मेरी तू ही मेरा सम्मान है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल में शानदार, बहुत अच्छी आवाज आपकी, तो बहुत ही बढ़िया, स्वर कोकिला की तरह बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। ये तो कोई आपका ही रचना है आपकी? नहीं, मेरी रचना नहीं है, मैं सुनती रहती हूँ और ये मैं किसका बेटी किसका बचाओ किसका की लिखा हुआ है ये गाना? ये विक्की डी पारिक जी, उनका बहुत ये अच्छा लिखा सॉन्ग है, हुआ है, उनके मैं सुनती रहती हूँ। बहुत अच्छा लिखा है। और अपने मेरे फादर कुछ गाने सुना करते थे जी। जो उनके बहुत फेवरेट थे, मैं वो सुना दूँ एक दो। शिव बटालवी को भी सुनते हो क्या? हाँ जी। एक शिव कुमार बटालवी भी है ना उसके, वो गजल वाले लोग हैं वो तो। अच्छा, मैं थोड़े मोटिवेशनल बहुत वैसे बढ़िया, ज़्यादा बहुत सुनती बढ़िया, हूँ, मुझे बहुत बचपन से ही देशभक्ति गानों का बहुत शौक बढ़िया, रहा है। मोटिवेशनल वाला सुनाओ फिर, और फिर देशभक्ति का। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इसका जो एक पैरा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत बढ़िया, खूब, बहुत बढ़िया। भगवान ने और आपके माता पिता ने बहुत ही अच्छे आपको सारे संस्कार दिए हैं। एक बेटी के रूप में अभिलाषा शर्मा बहुत ही बढ़िया, अपने स्वरूप में हमने भी देखा है नहीं, संगीत। मैंने वैसे कभी संगीत सीखा नहीं है, बस पापा को गाते हुए सुना। पापा मुझे साथ साथ में गाने को कहते यस, थे, बिल्कुल, तो मैं उनके साथ गाते गाते मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा, बहुत ही अभ्यास बढ़िया। हो गया। अच्छा लगा आपसे बातचीत कर कर, पूरे परिवार के लोगों से बातचीत कर कर बहुत ही अच्छा लगा है हमें, बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में अभिलाषा जी रणवा है, जो लगातार प्रकृति से जुड़ा हुआ, और किसी भी कार्यक्रम में जब जाते हैं तो आप इनको देखेंगे उसी प्लांट के साथ में जो उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए गिफ्ट करते हैं उन अतिथियों को, उन आयोजकों को, उन कार्यक्रम में पधारे हुए लोगों को, और एक मैसेज के रूप में धीरे धीरे काम करते हुए एक क्रांतिकारी रूप से आज के दौर में हम देखें तो प्रत्येक कार्यक्रमों में इस तरीके से लगातार लोग कॉपीज करते हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ें शेयर होने से वातावरण, माहौल, समाज, संस्कार सब स्प्रेड होते हैं, वो बहुत अच्छी बातें हैं। पिताजी मंसूर जी रणवा जी के जब जाने के बाद में जिस तरीके से परिवार इमोशन का एक दौर होता है, और किसी परिवार का जब मुखिया चला जाता है वो पल परिवार के लिए बहुत भारी होता है, उस पल को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इस परिवार को हम बहुत साधुवाद देते हैं कि उस मुसीबत वाले समय से और उस अपने जीवन को झकझोर देने वाले, जीवन को कहीं ना कहीं विराम देने वाली घटनाओं के बाद में भी ये परिवार उभरा, और जिस तरह से इनके माताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है अपनी बेटी को आगे बढ़ाने में, अपने बेटे को आगे बढ़ाने में, और बेटे या छोटा भाई के रूप में अभिलाषा रणवा को, और उनके माताजी एक अच्छी गार्जियन के रूप में, और पिताजी मंसूर जी रणवा जी का पूरा आशीर्वाद देवी स्वरूप में हमेशा रहा है। और उसी संस्कारों के साथ में ये परिवार अभिलाषा रणवा लगातार आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप शेखावटी का, सीकर का और पूरे क्षेत्र का और सभी लोगों को आप हमेशा गौरवान्वित करेंगे, और एक देश में एक आइकन के रूप में अपने विचारों को, अपनी सोच को और अपने प्रकृति के इस अभियान को आप आगे बढ़ाते हुए ऑलरेडी हैं, आप स्टेब्लिश हैं, नाम भी है, और आपके कामों को लोग हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। क्या कहना चाहिए इसी टोटल इस कम्युनिकेशन अंतिम एक संदेश के रूप में हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसे लाखों की संख्या में पौधे लगा रही हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप भी इतनी संख्या में लगाएं, पर ये जरूर कहूँगी कि अपने जीवन में 5 पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाएं।
पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें सींचकर पेड़ बनाना ये बड़ी बात है। 5 पौधे भी मैं बता देती हूँ। पहला पौधा हमारे लिए, हमारी ऑक्सीजन के लिए, जिससे हम जीवित रहते हैं। दूसरा पौधा जो हम घर में फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तीसरा पौधा जो हम अध्ययन सामग्री इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। चौथा पौधा जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम एक पेड़ तो जाता ही है हमारे साथ, हाँ, तो उसके लिए। अग्नि और संस्कार। पांचवा पौधा जो है अपनी next पीढ़ी के लिए। वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लगाएं। आप अगर अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ देना ही चाहते हैं तो उनके लिए जो है शुद्ध पर्यावरण छोड़कर जाएं। मैं हमेशा कहती हूँ ये महल, ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं किस काम की अगर श्वास लेने को शुद्ध पर्यावरण ही नहीं होगा तो। और ये चीजें हमने महसूस करी कोरोना काल में, जब त्राही त्राही मची हुई थी। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों ने अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर ली। तो शायद मुझे लगता है कि वो इतनी बड़ी वो महामारी आई, उसके बाद लोगों में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। पर इसे बरकरार रखें, प्रकृति के साथ जिंदगी जिएं। और ये ग्रीन गोल्ड है, मैं हमेशा कहती हूँ कि येलो गोल्ड की अपनी जगह अपना एक महत्व है, लेकिन पीला सोना थोड़ा टेंशन देता है। पड़ा रहता है तो भी ऐसे घर को लॉक करके भी नहीं जा सकते। लोकल में भी जाओ तो चार्ज लगता है। जबकि जो हरा सोना जो है, जिसे मैं ग्रीन गोल्ड बोलती हूँ पेड़ पौधों को, ये सुकून देता है, शांति देता है। और ये घर में हरा भरा घर रहता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। बिल्कुल। तो आप ग्रीन गोल्ड है, इसको भी सहेजे, मेरा यही मैसेज। बहुत बहुत अच्छा मैसेज है। सभी लोग 5 पौधे लगाएं। और मैं तो लगाता हूँ, मैं मेरे लिए तो करता हूँ, मैं तो बिल्कुल लगाता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि उसी लगाने के साथ में, उसी जिम्मेदारी के साथ में सभी लोगों को, हम मेरे साथ में आप लोग जो देख रहे हैं, और सभी लोगों को 5 पौधे लगाने चाहिए। टेम्परेचर जिससे बढ़ रहा है उसको हम लोग रिकवर जैसे ही करेंगे। और साथ में 5 चीज़ों के लिए, जैसे अभिलाषा रणवा ने बताया, उन्हीं चीज़ों को आज से आप लोग कॉपी कर लीजिए कि आपको उन 5 बिंदुओं को ध्यान रखते हुए पौधे लगाने हैं। और आप लगाएंगे, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी और हमें शुद्ध ऑक्सीजन लेते रहेंगे। उसी शुद्धता के साथ में आपने अपना कीमती समय दिया, और उसी भाव के साथ में आपको आपकी इस क्रांतिकारी विजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।